नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के कुछ अहम प्रावधानों पर बात करने वाले हैं। जी। खासतौर पर वो जो छल और धोखाधड़ी से जुड़े हैं। ये ऐसे मामले हैं जो हम में से किसी के भी साथ हो सकते हैं। बिल्कुल। और आज हमारा फोकस रहेगा बीएनएस की धारा 318, 319 और 320 पर। अच्छा। इनमें बताया गया है कि कानून की नजर में धोखा क्या है, किसी और का रूप धरकर मतलब प्रतिरूपण करके छल करना क्या होता है, और अपनी संपत्ति को बेईमानी से इधर उधर करना, खासकर लेनदारों से बचाने के लिए उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। और हमारा मकसद यही है कि इन कानूनी थोड़ी जटिल लगने वाली बातों को आसान भाषा में समझें। छल क्या है, कैसे होता है, सजा क्या है। हाँ, ये जानना सबके लिए जरूरी है, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने के लिए भी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 318 से, जो छल यानी चीटिंग के बारे में है। ये क्या कहती है? हाँ, धारा 318 की उपधारा 1 छल की एक काफी, आप कह सकते हैं, विस्तृत परिभाषा देती है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देकर बेईमानी से या कपटपूर्वक, मतलब साफ तौर पर गलत इरादे से कुछ करने के लिए उकसाता है, तो वो छल माना जाएगा। उकसाता है मतलब कैसे? इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, किसी को कोई संपत्ति देने के लिए मना लेना। ठीक है। दूसरा, किसी को इस बात के लिए राजी करना कि वो अपनी संपत्ति किसी और को रखने दे। अच्छा। और तीसरा, आपने कहा 3 बातें हैं। हाँ। और तीसरा शायद और भी अहम है, क्योंकि वो सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं है। हाँ। तीसरा यह है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर कुछ ऐसा करने या ना करने के लिए प्रेरित करना जो वो व्यक्ति अगर धोखे में ना होता तो कभी नहीं करता। अच्छा। और उस काम को करने या ना करने की वजह से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा संबंधी या संपत्ति का मतलब किसी भी तरह का नुकसान या क्षति पहुंचे या पहुंचने की संभावना भी हो। अरे, तो मतलब दायरा काफी बड़ा है। शरीर, मन, इज्जत, पैसा सब शामिल है। जी हाँ, सब शामिल है। और एक बात और जो स्पष्टीकरण में दी गई है, अगर कोई बेईमानी से सच छुपाता है तो वो भी धोखा है। अच्छा, मतलब सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं, सच छुपाना भी। अगर इरादा गलत है तो। बिल्कुल, इसे डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। अगर जानकारी छुपाने के पीछे बेईमानी है और उससे दूसरे को नुकसान हो सकता है तो कानून उसे भी छल मानता है। संहिता में इसके उदाहरण भी दिए हैं, शायद उनसे बात और साफ होगी। हाँ, उदाहरण बहुत अच्छे हैं। जैसे पहला उदाहरण क है। कोई व्यक्ति है, वो खुद को सिविल सर्विस का अफसर बताता है और उधार पर सामान ले लेता है, जबकि उसका इरादा पैसे चुकाने का है ही नहीं। तो यहाँ पहचान का भी धोखा है और नियत का भी। ये तो काफी सीधा मामला लगता है। हाँ, या उदाहरण ख देखिए। किसी चीज पर नकली निशान या मोहर लगा दी और उसे असली किसी बड़े निर्माता का बताकर बेच दिया। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है बाजार में। जी। और एक और उदाहरण है छ, जो शायद कई लोगों ने अनुभव किया हो। कोई पैसे उधार लेता है, बड़े वादे करता है कि चुका दूंगा, पर असल में उसकी नीयत शुरू से ही खराब है, पैसे वापस करने का इरादा ही नहीं। ये उदाहरण छ और अगला उदाहरण छ, ये दोनों मिलकर एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, है ना? इरादे वाली बात। बिल्कुल सही कहा आपने। उदाहरण छ में नील के पौधे का जिक्र है। कोई वादा करता है पौधे देगा, एडवांस पैसे ले लेता है, पर उसका इरादा सप्लाई करने का था ही नहीं। ये छल है। लेकिन अगर पैसे लेते समय उसका इरादा ठीक था, वो सच में पौधे देना चाहता था, पर बाद में किसी वजह से, मान लीजिए फसल खराब हो गई और वो दे नहीं पाया, तो वो छल नहीं होगा। नहीं, वो फिर अनुबंध का उल्लंघन यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। उसके लिए दीवानी कार्रवाई हो सकती है, फौजदारी नहीं। छल के लिए शुरू से बेईमानी का इरादा होना जरूरी है। पर ये इरादा असल जिंदगी में ये साबित करना कितना मुश्किल होता होगा कि किसी की नीयत शुरू से ही खराब थी। सवाल बिल्कुल वाजिब है आपका। ये क्रिमिनल लॉ में खासकर ऐसे अपराधों में सबसे बड़ी चुनौती होती है, मेंस रिया यानी दोषपूर्ण इरादा साबित करना। हाँ। अदालतें फिर परिस्थितियों को देखती हैं, व्यक्ति का व्यवहार कैसा था, लेन देन का पैटर्न क्या था, बाकी सबूत क्या कहते हैं। इन सब से अंदाजा लगाने की कोशिश करती हैं कि यह सिर्फ एक बिजनेस फेलियर था या जानबूझकर किया गया धोखा। मतलब इरादा ही है जो एक सिविल मामले को क्रिमिनल बना देता है। एकदम। उदाहरण जब भी इसी ओर इशारा करता है। मान लीजिए किसी ने अपनी जमीन बेच दी। हाँ। फिर वो ये बात छुपाकर बिना पहली बिक्री का जिक्र किए उसी जमीन को किसी और को बेच दे या गिरवी रख दे। यहाँ तो साफ है कि उसका इरादा बेईमानी का है। हाँ, ये तो साफ धोखाधड़ी है। अच्छा, तो ये तो हुई परिभाषा और इरादे की बात। अब सजा पर आते हैं। धारा 318 में दंड भी अलग अलग तरह के हैं।
जी हाँ। उपधारा 2 कहती है कि सामान्य छल, मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया, उसके लिए सजा 3 साल तक की कैद हो सकती है, या जुर्माना, या फिर दोनों। 3 साल तक या जुर्माना या दोनों? ठीक है। लेकिन उपधारा 3 में सजा ज्यादा है, 5 साल तक। वो किस स्थिति में है? हाँ, उपधारा 3 एक खास स्थिति की बात करती है। ये तब लागू होती है जब धोखा उस व्यक्ति के साथ किया गया हो जिसके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी धोखेबाज पर थी। अच्छा। जैसे जैसे कोई वकील अपने क्लाइंट को धोखा दे, कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल को, या कोई ट्रस्टी जिसके पास किसी और की संपत्ति है, वो लाभार्थी को धोखा दे। मतलब जहां भरोसे का रिश्ता है, कानूनी तौर पर या अनुबंध के तहत। तो मतलब अगर भरोसे का रिश्ता तोड़ा तो सजा ज्यादा। बिल्कुल। कानून इसे ज्यादा गंभीरता से लेता है, क्योंकि यहां भरोसे का दुरुपयोग हुआ है। इसलिए सजा 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। ये उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अपनी भरोसे वाली पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। ये बात तो समझ में आती है। और फिर एक और उपधारा है 4, उसमें सजा 7 साल तक है और जुर्माना भी है। ये कब लागू होती है? उपधारा 4 शायद सबसे गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़ी है। ये तब लागू होती है जब छल करके किसी को संपत्ति देने पर मजबूर किया जाए, या फिर कोई मूल्यवान प्रतिभूति, मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बनवाई जाए, बदली जाए या नष्ट करवा दी जाए। मूल्यवान प्रतिभूति, इसका मतलब क्या है? जैसे चेक या जमीन के कागज? हाँ बिल्कुल। कोई भी कानूनी दस्तावेज जिसका कोई कानूनी अधिकार या आर्थिक मूल्य हो, जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, बॉन्ड, प्रॉमिसरी नोट, जमीन के कागजात, वसीयत, ये सब। अच्छा। इनसे जुड़ी धोखाधड़ी का असर बड़ा और गंभीर हो सकता है। इसीलिए सजा भी कड़ी है, 7 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना भी। यहां ध्यान दीजिए, और जुर्माना लिखा है या जुर्माना नहीं। हाँ, ये जरूरी बात है। मतलब सजा के साथ जुर्माना लगेगा ही। जी, अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। तो धारा 318 तो काफी व्यापक है। सामान्य धोखे से लेकर भरोसे के उल्लंघन और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी तक सब इसमें आ गया। हाँ, ये छल के कई आयामों को कवर करती है। अब छल का एक और खास तरीका है जिसके लिए बीएनएस में अलग से प्रावधान है ना? पहचान बदलकर धोखा देना। बिल्कुल। वो हमें धारा 319 पर लाता है, प्रतिरूपण द्वारा छल, यानी चीटिंग बाय पर्सनेशन। प्रतिरूपण मतलब किसी और का रूप धरना? हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो उपधारा 1 कहती है कि यह अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति, पहला, किसी और व्यक्ति होने का नाटक करके छल करे, दूसरा, जानबूझकर एक व्यक्ति की जगह किसी दूसरे को प्रतिस्थापित करे, मतलब किसी और को पेश कर दे, या तीसरा, ये दिखाए कि वो खुद या कोई और व्यक्ति असल में जो है उससे अलग है। किसी और की पहचान ओढ़ लेना एक तरह से। एकदम। और कानून ये भी साफ करता है कि जिस व्यक्ति का रूप धरा गया है वो असली इंसान हो या काल्पनिक, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब अगर कोई कहे कि मैं राजा विक्रम का खजांची हूँ जबकि ऐसा कोई है ही नहीं, तो भी ये प्रतिरूपण माना जाएगा? हाँ, अगर ऐसा कहकर वो धोखा देता है तो ये इसी धारा में आएगा। इसके उदाहरण क्या दिए हैं संहिता में? किसी अमीर बैंकर जैसा ही है, वो उसी अमीर बैंकर होने का नाटक करके धोखा दे। अच्छा, हम नाम होने का फायदा उठाया। जी। या कोई किसी मर चुके व्यक्ति का रूप धर ले और उसकी संपत्ति या अधिकारों पर दावा करे। अरे, ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी लगती है। लगती तो है, पर प्रतिरूपण असल जिंदगी में भी होता है, और आज के डिजिटल युग में तो ये एक बड़ी समस्या है। ऑनलाइन फर्जी प्रोफाइल बना लेना, किसी और के दस्तावेज इस्तेमाल करना। हाँ, बात तो सही है। तो इसके लिए सजा क्या है? सामान्य छल से अलग है? हाँ, अलग है और ज्यादा है। उपधारा 2 के तहत प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 5 साल? सामान्य छल के लिए 3 साल थी उपधारा 2 में, और यहाँ 5 साल। कानून इसे ज्यादा गंभीर क्यों मानता है? देखिए, इसकी एक वजह यह हो सकती है कि प्रतिरूपण में जो धोखा है वो ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ पैसे या संपत्ति का नुकसान नहीं है, ये किसी और की पहचान का, उसकी आइडेंटिटी का सरासर दुरुपयोग है। ये भरोसे को और बुनियादी स्तर पर तोड़ता है। हाँ, ये बात तो है। और इसके सामाजिक परिणाम भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। किसी की पहचान चुराना अपने आप में एक गंभीर बात मानी जाती है।
इसीलिए शायद सजा भी ज्यादा रखी गई है। हाँ, ये तर्कसंगत लगता है। पहचान का गलत इस्तेमाल समाज के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अच्छा, अब तीसरी धारा पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, धारा 320। जी, ये संपत्ति के कपटपूर्ण विलेख और व्ययन से संबंधित है। ये किस तरह के धोखे की बात करती है? ये 318 और 319 से कैसे अलग है? ये थोड़ी अलग है। जहां 318 और 319 मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को सीधे धोखा देने के बारे में है, वहीं धारा 320 उन स्थितियों से निपटती है जहां कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक अपने लेनदारों से बचाने की कोशिश करता है। लेनदार मतलब क्रेडिटर्स, जिनसे कर्ज लिया है। हाँ, बिल्कुल। धारा 320 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बेईमानी या कपट के इरादे से अपनी किसी संपत्ति को हटाता है, छुपाता है, किसी और को दे देता है या ट्रांसफर कर देता है, और ऐसा वो बिना पर्याप्त प्रतिफल के करता है। पर्याप्त प्रतिफल, ये क्या होता है? एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब ठीक ठाक कीमत लिए बिना। हाँ, सही पकड़ा आपने। मतलब उचित बाजार मूल्य या उसके बराबर की कीमत लिए बिना। मान लीजिए किसी पर बहुत कर्ज है, उसे डर है कि लेनदार उसकी महंगी जमीन जब्त कर लेंगे। ठीक। वो 50 लाख की जमीन अपने किसी रिश्तेदार को बस 1 लाख रुपए में बेच देता है या तोहफे में दे देता है। अच्छा, तो यहाँ ये माना जाएगा कि संपत्ति पर्याप्त प्रतिफल के बिना ट्रांसफर हुई है। और अगर ये साबित हो जाए कि ऐसा लेनदारों को धोखा देने, मतलब उनका पैसा मारने की नीयत से किया गया था ताकि वो संपत्ति लेनदारों में न बांटी जा सके, तो ये धारा 320 का अपराध बनेगा। समझ गई। तो ये धारा असल में लेनदारों के हितों की रक्षा के लिए है, ताकि कर्जदार चालाकी से अपनी संपत्ति छुपाकर बच ना निकलें। एकदम सही। ये प्रावधान दिवालियापन, बैंक्रप्सी, कर्ज वसूली, इन सब मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि लोग धोखाधड़ी से अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से बच ना सके। और इस अपराध के लिए सजा क्या है? इसके लिए कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। 2 साल तक? ये सजा छल की बाकी धाराओं से कम लगती है। हाँ, अवधि कम लग सकती है, लेकिन ये फिर भी एक महत्वपूर्ण कानूनी रोक है। खासकर ये आर्थिक अपराधों को रोकने और पूरी वित्तीय प्रणाली में लेनदारों का भरोसा बनाए रखने में मदद करती है। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता की इन 3 अहम धाराओं 318, 319 और 320 पर काफी विस्तार से बात की। जी। अगर हम मुख्य बातें दोहराएं तो सबसे पहले हमने देखा कि बीएनएस छल को कितने बड़े दायरे में देखता है। प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना भी छल हो सकता है अगर वो धोखे से हुआ हो, और सच छुपाना भी उतना ही गलत है जितना झूठ बोलना, अगर नीयत खराब है। फिर हमने प्रतिरूपण द्वारा छल की बात की। किसी और की पहचान इस्तेमाल करके धोखा देना ज्यादा गंभीर क्यों माना जाता है? हाँ, और खासकर आज के समय में ये कितना प्रासंगिक है। और आखिर में धारा 320 जो लेनदारों को बचाने के लिए है, ताकि लोग धोखाधड़ी से अपनी संपत्ति ना छुपाएं। जी, और हमने ये भी देखा कि कैसे अलग-अलग तरह के छल के लिए सजा की गंभीरता भी अलग है। ये अपराध के पीछे के इरादे पर, भरोसे के उल्लंघन पर और उसके असर पर निर्भर करती है। ये सब जानना एक आम नागरिक के लिए क्यों जरूरी है? मुझे लगता है एक तो ये हमें अपने अधिकारों के बारे में बताता है। बिल्कुल। और दूसरा, ये व्यापारिक और व्यक्तिगत रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता के महत्व को भी दिखाता है। सही कहा। इन कानूनों की जानकारी हमें धोखाधड़ी से बचने में मदद कर सकती है, और अगर दुर्भाग्य से कभी ऐसा हो तो हमें पता होता है कि कानून में क्या रास्ते हैं। ये जानकारी हमें एक तरह से सशक्त बनाती है। बिल्कुल।